हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में। मुझे उम्मीद है नंबर सिस्टम के पहले 10 वीडियो आपने देख लिए होंगे और आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। तो वीडियो 11 अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ये वीडियो भी एक तरीके से थियोरेटिकल वीडियो है जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशंस की हम बात करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशंस की हम बात करेंगे क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशंस कई बार सवालों में सॉल्व करने के लिए आ जाती हैं और ये चीज़ हमें आनी चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हमें आना चाहिए। ये सवालों में कई बार इस हथियार की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो 11 में हम उस हथियार को अच्छी तरह अपनी जेब में रख लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो 11 जहाँ पे हम डील करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशंस, मतलब लीनियर इक्वेशंस में डील करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि लीनियर इक्वेशंस इन मल्टीपल वेरिएबल्स होता क्या है। लीनियर इक्वेशंस होता क्या है? कोई भी इक्वेशन जो कि लीनियर पॉलिनोमियल की मदद से बन रही है उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक लीनियर पॉलिनोमियल 2x+3 है, इसको यूज़ करके एक इक्वेशन बना दी, मतलब 2x+3 = 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वेरिएबल x। अब मान लीजिए ऐसी बन गई 3y - 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको यूज़ करके एक इक्वेशन बना दी, मतलब 3y - 5 को इक्वल टू साइन के साथ यूज़ कर लिया। तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल y। ठीक है। अब मान लो कोई लीनियर पॉलिनोमियल है दो वेरिएबल में। लीनियर से आपको मतलब ही समझ गया ना, लीनियर मतलब डिग्री 1। हमने ये पढ़ा था पिछले वीडियो में जब पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा था। लीनियर मतलब डिग्री 1, मतलब जितने भी टर्म्स हैं पूरे पॉलिनोमियल में जो किसी भी टर्म का मैक्सिमम वेरिएबल पावर 1 होना चाहिए, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2x+3, इस टर्म में वेरिएबल पावर 1 है, x का पावर 1 है, और इस टर्म का तो वेरिएबल पावर 0 है, तो मैक्सिमम वेरिएबल पावर 1 है, इसलिए 2x+3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 3y इस टर्म में वेरिएबल का पावर 1 है, मतलब इस टर्म का वेरिएबल पावर 1 है, और ये -5 वाला जो टर्म है इसका तो वेरिएबल पावर 0 है, तो मैक्सिमम वेरिएबल पावर 1 है, तो 3y - 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब क्योंकि इन दोनों में एक एक वेरिएबल इन्वॉल्व था, तो ये दोनों लीनियर पॉलिनोमियल 2x+3 एंड 3y - 5 दोनों लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल थे। अब इनको यूज करके हमने इक्वेशन बना दी, तो वो बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मान लीजिए हम लीनियर पॉलिनोमियल दो वेरिएबल का ले लें, 3x + 4y - 5। अब इसको यूज करके इक्वेशन बना दें, तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पे वो दो वेरिएबल्स क्या हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई, और वो दो वेरिएबल्स क्या हैं, x, y। आप मान लो तीन वेरिएबल ले लो, 5x + 7y + 4z + 5। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, सॉरी 4 वेरिएबल नहीं, 3 वेरिएबल लिए हमने। हाँ, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हमने बना दिया। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल को यूज करके जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। वो हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, और वो तीन वेरिएबल क्या होंगे, एक्स वाई जेड। तो 5x + 7y + 4z + 5 = 0। अब मान लीजिए आप कोई लीनियर पॉलिनोमियल चार वेरिएबल का ले रहे हैं, x y z w, चार वेरिएबल, 7x - 4y + 10z + 13w - 11। आपने ये लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया, चार वेरिएबल हैं x y z w, और आपने इसको यूज करके एक इक्वेशन बना दी। तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स। और वो चार वेरिएबल क्या हैं, वो चार वेरिएबल हैं x y z w। तो ये लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं, वो इक्वेशन जो लीनियर पॉलिनोमियल को यूज करके बनी है। अब लीनियर पॉलिनोमियल
वन वेरिएबल था तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा। जो लीनियर पॉलिनोमियल आपने यूज़ किया वो उसमें दो वेरिएबल थे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा। जो लीनियर पॉलिनोमियल आपने यूज़ किया उसमें मान लो जैसे तीन वेरिएबल थे तो ये बनेगा लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। और लीनियर पॉलिनोमियल आपने यूज़ किया उसमें चार वेरिएबल थे तो ये जैसे बन गया लीनियर इक्वेशन इन फोर वेरिएबल। तो ऐसे कितने भी वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन बन सकता है। अब हमारे सिलेबस में ज़्यादातर या तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से डील करना पड़ता है या मैक्सिमम थ्री, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से भी, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल। इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में ज़रूरत पड़ती नहीं है, इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में ज़रूरत पड़ती नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल। तो देखिए अब शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात मैं यहीं पे कर लेता हूँ। आपको मान लो कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दे दी 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसका सॉल्यूशन निकालने का क्या मतलब है, वो x की वैल्यू निकालना, वेरिएबल की वो वैल्यू निकालना जिसके लिए ये लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, x की वो वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 मतलब क्या, 2x इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू 4/2 मतलब 2, तो x इक्वल टू 2। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। किसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना, वेरिएबल की वो वैल्यू निकालना जो उस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सेटिस्फाई करे। 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 को x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा, तो x इक्वल टू 2 लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। ठीक है, पर कई बार ऐसा होता है कि लीनियर इक्वेशन हमें दो वेरिएबल में दी होती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम दो वेरिएबल की बात करें, यहाँ पर हम एक लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल ले लें, 3x प्लस 7y इक्वल टू 10। ठीक है, 3x प्लस 7y इक्वल टू 10। तो अगर मैं x को यहाँ पे 1 डालूँ, x को 1 मिनट के लिए 1 डालूँ, तो ये 3 प्लस 7y इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो 7/7 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। ये एक सॉल्यूशन हुआ। ऐसे ही अगर मैं इसी में अब अगर मैं x को 2 डाल दूंगा तो 6 प्लस 7/10, तो 7y आ जाएगा 4, तो y आ जाएगा 4/7, तो मतलब x 2y 4/7। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4/7, ये भी इसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 भी इसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में x और y आपको दोनों देना पड़ेगा, क्योंकि इस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल है, x भी y भी। तो आपको सॉल्यूशन देना है तो x और y दोनों की वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर किसी लीनियर इक्वेशन में तीन वेरिएबल है तो आपको वो x y z तीनों की वैल्यू देनी पड़ेगी, तब एक सॉल्यूशन बनेगा। तो देखो 3x प्लस 7y इक्वल टू 10, 3x प्लस 7y इक्वल टू 10, हम इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 ये एक सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4/7 ये भी एक सॉल्यूशन है। ऐसे बहुत सॉल्यूशन आएंगे, आप x को कुछ भी वैल्यू रखते रहो उस हिसाब से y मिलता रहेगा। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, और इसका कोई भी सॉल्यूशन है वो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, x, y, मतलब आपको x की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, y की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो इसके तो ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स होंगे सॉल्यूशन के। ठीक है, पर कई बार क्या होता है जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती हैं तो उनका एक ही कॉमन सॉल्यूशन आता है, कई बार सॉल्यूशन नहीं आता है, कई बार इनफाइनाइट आते हैं। तो वो क्या चीज़ें होती हैं वो अब हम डिटेल में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, कि अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दी जाए और बोला जाए उस सिस्टम को सॉल्व करना है तो उसका क्या मतलब है, ये हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको इस स्लाइड में ये क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब उसके अलावा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू निकालना जिसके लिए लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आप सॉल्यूशन करने जाओगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, जैसे 3x प्लस 7y इक्वल टू 10 का एक सॉल्यूशन ये भी है, एक ये भी, ऐसे बहुत सारे आएंगे, ऐसे बहुत सारे x, y आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, पर आपको मान लो दो लीनियर इक्वेशन इन x एंड y दिए, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए, तब कितने सॉल्यूशन आएंगे, क्या आएंगे, इसकी बात अब हम अगली स्लाइड में करेंगे। मतलब बेसिकली अब हम बात करने जा रहे हैं
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, कि मान लो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया है, जैसे मान लो आपको दो इक्वेशन ऐसी दे दी हैं, आपका जो मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो ऐसा है, पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन है मान लो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये दो लीनियर इक्वेशन आपको दे दिए, ये पूरा आपका सिस्टम है। तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना मतलब वो x, y निकालना जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे दूसरी को भी करे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो हैं हमारे पास, तो पेयर बन गया ना, मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है सिस्टम में, तो पेयर बन गया, पहली लीनियर इक्वेशन ये है, दूसरी लीनियर इक्वेशन ये है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन कैसी हैं, दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दोनों की दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने का ये मतलब है सॉल्विंग दिस, मतलब फाइंडिंग दैट x, y which satisfy both the equations। इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है कि हमें वो x, y निकालना है जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। इस सिस्टम का सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन मतलब वो x, y जो पेयर की दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो x, y सॉल्यूशन है। तो अब इस x, y को निकालने के दो मेथड हैं, इस x, y को निकालने के दो मेथड हैं, एक मेथड है सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, और दूसरा एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले अपन सब्सटीट्यूशन मेथड पे बात करें। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे कोई भी एक इक्वेशन लेनी है और उस इक्वेशन की मदद से कोई भी एक वेरिएबल दूसरे के टर्म्स में लिख देना है। जैसे मान लो मैं यहाँ सेकेंड इक्वेशन ले लूँ और सेकेंड इक्वेशन ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और वेरिएबल y को x की टर्म्स में लिख देता हूँ, y को मैं यहाँ ले आया, 1 को मैं वहाँ ले गया, तो y हो गया ना 2x माइनस 1, मतलब y को मैंने लिख दिया x की टर्म्स में। अब इस y को पहली इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर दो, तो y की जगह 2x माइनस 1 लिख दो, तो ये क्या हो गया 3x और ये आएगा 8x 11x माइनस 4, तो 11x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। अब इस x इक्वल टू 1 को यहाँ पे रिलेशन में सब्सटीट्यूट करो, तो ये y इक्वल टू 1 आ गया, तो बस 1, 1 आ गया सॉल्यूशन, 1, 1 आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब यही चीज़ आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहली इक्वेशन ले लेते और पहली इक्वेशन की मदद से आप x को y की टर्म्स में लिख लेते, तो जैसे 3x हो गया 7 माइनस 4y, तो x हो गया 7 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। अब इस x को दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, इस x को दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये क्या बन गया 14 माइनस 8y और यहाँ एज इट इज़ y रखा हुआ है, तो ये बन गया। अब एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को ऐड करने के लिए, तो ये y को y बाय 1 लिख लो, तो 3 और 1 का एलसीएम वही 3 हो जाएगा, तो 14 माइनस 8y बाई 3 माइनस 3y बाई 3, तो ये हो गया 14 माइनस 8y माइनस 3y मतलब 11y बन जाएगा वो, तो 14 माइनस 11y आ गया 14 माइनस सॉरी ये तो 1 था, ये 1 था ना, इसको 3 नहीं, ये तो 1 था, ये 1, हाँ, तो 14 माइनस 11y आ गया 3, तो 11y क्या हो गया 14 माइनस 3 मतलब 11y आ गया 1। अब y इक्वल टू 1 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो x आ जाएगा 7 माइनस 4 बाई 3, 3 बाई 3 मतलब 1, तो x भी आ गया 1 और y भी आ गया 1, तो वही सेम सॉल्यूशन आ गया, देखो x1 y1।
अब यहाँ पे हमने क्या किया था, ये सॉल्यूशन वन, इसमें हमने दूसरी इक्वेशन ली थी और y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस किया था। अब ये सॉल्यूशन टू में क्या किया, पहली इक्वेशन ली और x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस किया और फिर सब्सटीट्यूट किया। सब्सटीट्यूशन मेथड क्यों नाम पड़ा, हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पहले इस सॉल्यूशन में y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस किया यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, और फिर y को फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया। यही किया ना, सेकेंड इक्वेशन की मदद से ये y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस किया और फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया। यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन की मदद से ये x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस किया और फिर हमने सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया, है ना। हमने क्या किया, पहली इक्वेशन की मदद से, फर्स्ट इक्वेशन की मदद से x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस किया और सेकेंड इक्वेशन में उठा के सब्सटीट्यूट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को लेते हैं और उस इक्वेशन की मदद से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, फिर उस वेरिएबल को जो इक्वेशन यूज नहीं हुई है उसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसलिए नाम पड़ा सब्सटीट्यूशन मेथड। इसलिए नाम पड़ा सब्सटीट्यूशन मेथड। तो मुझे उम्मीद है ये सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करके आप कैसे इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हो ये आपको क्लियर हो गया होगा। पर मैं आपको ये पूरा मैं इरेज कर रहा हूँ और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली कोई भी सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन अगर दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एक, जैसे पिछली बार 1,1 एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया था, ज़रूरी नहीं है कि एक यूनिक सॉल्यूशन आए। किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के 3 प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो जो पिछले केस में हुआ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब कोई भी x, y ऐसा नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। या थर्ड केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब एक से बहुत ज़्यादा x, y होंगे, मतलब इनफाइनाइट होंगे, बहुत अनगिनत x, y होंगे जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं इसका डेरिवेशन तो अपन करेंगे नहीं, इतना समय अपन नहीं देना चाहते हैं, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी आपको मान लो दो इक्वेशन दी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1 b1 c1 अपने कोफिशिएंट हो गए, और कोई दूसरी इक्वेशन दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको सिस्टम दिया है टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y। तो अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है तो नो सॉल्यूशन होता है। और a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है और ये रेशो c1 बाई c2 के बराबर भी है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो पिछले केस में जैसे अपनी इक्वेशन क्या थी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, एक थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 और दूसरी थी 2x था 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशन थी। खैर ये नहीं भी थी तो मेरे को अगर डेटा गलत भी ध्यान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सिस्टम ले लो, तो मेरे हिसाब से तो यही थी, पर ये नहीं भी थी तो आप तो यही सिस्टम ले लो। तो अब जैसे इस सिस्टम का आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा होगा, आप इसको इस फॉर्म में लाओ पहले, मतलब 3x प्लस 4y प्लस माइनस 7 और 2x प्लस वाई माइनस वाई को लिखो माइनस 1 इंटू वाई, ये ऐसा। तो अब a1 हो गया 3, b1 हो गया 4, c1 हो गया माइनस 7, a2 हो गया 2, b2 हो गया माइनस 1, c2 हो गया माइनस 1, ठीक है। तो अब a1 बाई a2 निकालें तो कितना आएगा, a1 बाई a2 आएगा 3/2, b1 बाई b2 वो आ जाएगा 4 बाय माइनस 1 मतलब -4। अरे अब -4 3/2 के बराबर ही नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो गई, ठीक है।
अब मान लो आपको सिस्टम ऐसा दे दिया 2x प्लस 4y इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो इसको आप ऐसे लिख लो 2x प्लस 4y प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a1 हो गया ये 2, b1 हो गया 4, ठीक है, और c1 हो गया -5। अब x मतलब क्या 1 इंटू एक्स, x मतलब 1 इंटू एक्स, ऐसे 1 लिख लो। तो ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया। तो अब a1 बाई a2 क्या आएगा यहाँ पे, a1 बाई a2 2/1, b1 बाई b2 क्या आएगा 4/2। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर हो गया। तो अब c1 बाई c2 निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि कंडीशन 1 तो नहीं है, ये वाली तो नहीं है, अब 2 और 3 में चेक करना है। तो c1 बाई c2 -5/-2 मतलब 5/2। हाँ, तो 5/2 तो 2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यही चलो एक और एग्जांपल लें। मान लो ऐसा दिया है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो देखो a1 ये रहा, b1 ये रहा, c1 ये, a2 ये, b2 ये, c2 ये। तो यहाँ देखो a1 बाई a2 क्या आएगा 3/6 मतलब 1/2, b1 बाई b2 क्या आएगा 4/8 मतलब 1/2 और c1 बाई c2 क्या आएगा 5/10 मतलब 1/2। यहाँ तीनों बराबर आ गए, तो फिर ये वाला केस हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो एक्चुअली किसी भी सिस्टम के कोई भी दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए हैं दो वेरिएबल में, तो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है जैसे एग्जांपल में हमने निकाला, और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, मतलब कोई भी x, y ऐसा नहीं मिलेगा जो दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ फील कराता हूँ। जैसे आप इस केस में अगर आपने x को अगर आपने 1 रखा, आप कॉपी में करके देखना, x को 1 रखा तो y आपको -2 मिलेगा। अब ये x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2 दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब इसी पहली इक्वेशन में, यही पहली इक्वेशन में अगर आपने x को आप रख लो 5, ठीक है, तो 3x 15 हो जाएगा, 15 + 5 20, तो y आपको मिलेगा -5, y आपको मिलेगा -5। तो 5, -5 पहली इक्वेशन को भी आप कॉपी में चेक कर लो, 5, -5 पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी को भी करेगा। तो मैंने दो सॉल्यूशन दिखाई दिए आपको, मतलब ना तो यूनिक सॉल्यूशन है ना तो नो सॉल्यूशन है, तो ये मैंने करके भी दिखा दिया आपको। तो अब ये यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और किस सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे वो चेक करने की ये कंडीशंस मैंने आपको बता दी, ये कंडीशंस भी मैंने आपको बता दी है कि आप दोनों लीनियर इक्वेशन को देख के कैसे डिसाइड करोगे कि कितने सॉल्यूशन हैं, ये कंडीशन भी मैंने बता दी, ठीक है। पर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की और डेप्थ में जाया जा सकता है, पर इस चैप्टर में हमें और डेप्थ नहीं चाहिए, तो हम और डेप्थ में नहीं जाएंगे। हाँ, कंडीशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपको दो लीनियर इक्वेशन दी हैं दो वेरिएबल में, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है, तभी आप निकालने जाओ। पता चला आप यूनिक सॉल्यूशन निकालने जा रहे हो, यूनिक सॉल्यूशन है ही नहीं, तो आप निकालोगे कैसे। तो आपको ये बात ध्यान रख के चलना है कि यूनिक सॉल्यूशन है तभी निकालने जाना है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये ध्यान रख के चलना है आपको, ठीक है। तो आइए अब दूसरा मेथड सीख लेते हैं। दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दी हैं, अब उसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, तो आइए वो सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड। जैसे मान लीजिए अब आपको सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो दिया है वो ऐसा दिया है सिस्टम। आपको एक इक्वेशन दी है 3x + 4y, ये 3x + 4y मत लो, चलो ऐसे ले लो 3x - 5y = 1, ठीक है। और साहब दूसरी इक्वेशन आपको दी है 5x + y =
11 ये दिया है, ठीक है। 3x माइनस 5y इक्वल टू 1 और 5x प्लस वाई इक्वल टू 11, ठीक। तो अब एलिमिनेशन मेथड कैसे, एलिमिनेशन मेथड में हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। कैसे कर सकते हैं, मान लो पहली इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो वो क्या बन जाएगी 15x माइनस 25y इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ऐसी बन जाएगी। तो अब इसे मैं इक्वेशन 3 और 4 बोल देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो अब अगर मैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करूंगा तो 15x कैंसिल हो जाएगा ना, तो वेरिएबल x एलिमिनेट हो गया, गायब हो गया, सिर्फ वेरिएबल y बचेगा। तो चलो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करते हैं। तो ये क्या आ गया 5 माइनस 33 मतलब माइनस 28, मतलब माइनस 28y इक्वल टू माइनस 28 मतलब y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। अब y को 1 आप किसी भी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में पुट कर दो, पहली इक्वेशन इसमें पुट कर दो आप, तो 3x माइनस 5 1 आ गया, तो 3x आ गया 6, तो मतलब x आ गया 2। ये सॉल्यूशन आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। अब एलिमिनेशन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। आप क्या करो, पहली इक्वेशन को वैसा का वैसा लिखो और दूसरी इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ अब ये इक्वेशन 5 कह दो, ये इक्वेशन 6 कह दो। इक्वेशन 5 में माइनस 5y है, इक्वेशन 6 में प्लस 5y, तो दोनों को अगर ऐड कर दूं तो माइनस 5y और प्लस 5y कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो x इक्वल टू 2 आ गया। अब इस x इक्वल टू 2 को कहीं भी पहली दूसरी में, चलो दूसरी में पुट कर देता हूँ, तो ये 5x इसमें दूसरी में, तो x को 2 पुट किया तो ये ऐसा बन गया, तो y इक्वल टू 1 आ गया। देखो सेम सॉल्यूशन आ गया। अब हमने पहले केस में यहाँ पे हमने वेरिएबल x को एलिमिनेट किया और दूसरे केस में यहाँ वेरिएबल y को एलिमिनेट किया। तो आपको दोनों इक्वेशन से ऐसे कोई नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लाई करने हैं कि कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बन जाए, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू सेम बन जाए। जैसे यहाँ पे 15x बन गया, यहाँ माइनस 5y प्लस 5y, माइनस 5 और प्लस 5 दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 5 है। आपको ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने हैं दोनों इक्वेशन से कि किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बन जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम बन जाए, मतलब किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट ऐसा बन जाए दोनों इक्वेशन में कि उनका एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है। कोई भी एक वेरिएबल x या y कुछ भी ले लो आप, x या y कुछ भी ले लो आप, तो ऐसा हो जाना चाहिए। आप ऐसा नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लाई करो कि किसी भी एक वेरिएबल के जो दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हैं उनका एब्सोल्यूट वैल्यू सेम हो जाए। तो अगर जैसे यहाँ पे आपने 15x बना दिया तो 15 और 15 बना दिया, तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया, x गायब हो गया। यहाँ माइनस 5y और प्लस 5y बना दिया, तो एक इक्वेशन को दूसरी में ऐड कर दिया। तो जब आप सेम वेरिएबल के दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम बनाओगे, तभी तो ऐड सब्ट्रैक्ट होके वो वेरिएबल गायब होगा, मतलब एलिमिनेट होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब ये तो मैंने चलो ऐसा कर दिया। आप बोलोगे सर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाह रहे हैं हम, हाँ तो लगा लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। आप दूसरी इक्वेशन से y को 11 माइनस 5x लिख लो। अब उसको, इस y को पहली में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आएगा 3x माइनस 5, y की जगह 11 माइनस 5x, ये आ गया। तो अब 3x माइनस ये हो गया 55, ठीक है। तो 28x, 55 प्लस 1 50, x आ गया 56/28, x आ गया 2। अब इस x को 2 कहीं भी रख दो, पहली इक्वेशन में रख दो यार आप तो 5y आ गया 5, y आ गया 1। ये देखो सेम आ गया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। तो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कोई भी हम लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं। मैंने आपको सारे हथियार हाथ में दे दिए, ठीक है। तो आपने देखा कि बेसिकली जब भी हम यूनिक सॉल्यूशन भी निकल रहा है तो दो वेरिएबल की इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन दी है तब यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है। जैसे वन वेरिएबल की इक्वेशन थी तो वन वेरिएबल की एक इक्वेशन काफ़ी थी सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब दो वेरिएबल की इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालना है तो दो वेरिएबल की दो इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। तो ऐसे ही मान लो अगर तीन वेरिएबल की इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन निकालना है
तो फिर 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन होंगी तब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अपन वैसा भी एक एग्जांपल आपको करके दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 वेरिएबल से ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं एग्जाम्स में। तो मान लीजिए कोई सिस्टम आपको ऐसा दिया है, 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। आपको मान लो 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन दिए हैं, ठीक है, ऐसा दिया है आपको, मान लो ये एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन दिए हैं, ये आपका साहब पूरा सिस्टम है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब आपको वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड निकालना है जो तीनों को सेटिस्फाई करे। अब इस सिस्टम का भी 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर अब अपने को उतना डिटेल में अभी जाना नहीं है इस चैप्टर में। अपने को नहीं जानना है कि इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, उतने डिटेल की इस चैप्टर में हमें ज़रूरत नहीं है। हम तो ये मान के सॉल्व करेंगे, जब भी 3 इक्वेशन बन जाए आप तो ये मान के सॉल्व करो कि यूनिक सॉल्यूशन है। आपके सिलेबस में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है और गलती से 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बन गया, तो वो ऐसी ही बनेगी जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अपने को अब उतना डिटेल में इस चैप्टर में नहीं जाना है। 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई के लिए हमने सीख लिया कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। पर यहाँ 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन के लिए ऐसा हमें नहीं सीखना है, ठीक है। हम मान के सॉल्व करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो चलो अब इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, देखो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, आप कोई भी पहले 2 इक्वेशन ले लो और किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट की साइड रख दो। जैसे मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3 ले लेता हूँ और z को मैं कांस्टेंट की साइड रख दे रहा हूँ दोनों इक्वेशंस में, तो ये ऐसा बन गया, ठीक। अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब इन दोनों में z को मैं कांस्टेंट की तरफ ही रखूंगा, तो x और y को सॉल्व कर लूँगा और x और y को इन टर्म्स ऑफ z निकाल लूँगा। तो चलो एलिमिनेशन मेथड लिखाते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ये वाली इक्वेशन मान लो आप 5 है और ये 4 है, तो अपन 5 - 4 कर दें, 5 - 4 कर दें, तो 2x + y में से x + y घटाएंगे तो y तो कैंसिल, x बचेगा सिर्फ, वो आ जाएगा 5 - 2z - 3 - z। तो ये क्या आ जाएगा 2 - z, तो x आपका आ गया 2 - z, x इन टर्म्स ऑफ z आ गया। हमने क्या किया, कोई भी 2 इक्वेशन ली और उन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट की तरफ कर दिया। अब इस x को यहाँ सब्सटीट्यूट कर लो, तो क्या आ जाएगा 2 - z + y = 3 - z। लो जी y = 1 आ ही गया, यहाँ पे तो y = 1 आ ही गया। y तो z की टर्म्स में भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों, क्योंकि अब हम इस y और इस x को जो इक्वेशन अभी तक हमने यूज़ नहीं की उसमें पुट करते, तो सब कुछ z में हो जाता तो z निकल आता, पर यहाँ तो y हमको मिल ही गया। तो अब चलो ये x और y जो भी आया है इसको अब जो इक्वेशन यूज़ नहीं की उसमें सब्सटीट्यूट करो, तो x की जगह 2 - z, y की जगह 1, z की जगह तो z, अपने को सब z में करना है। तो ये हो गया 6 - 3z, तो ये हो गया 10 - 4z, तो 4z हो गया 10 - 6 मतलब 4, तो z हो गया 1, z निकल आया। अब x और y तो हमने यहाँ पे y हालांकि डायरेक्ट आ गया, पर मान लो y z की टर्म्स में भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इस z को अपन यहाँ भी पुट करते और इस z को अपन यहाँ भी पुट करते, x और y आ जाएगा। तो y तो 1 आ ही चुका है, तो y में अब पुट करने की ज़रूरत नहीं है, x के लिए यहाँ पे z को पुट करो, तो x = 2 - z मतलब 2 - 1, तो लो भाई x = 1 आ गया। तो x y z तीनों 1 आ गए। और ये जितने भी, जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन लीनियर वेरिएबल सॉल्व कर रहे हो तो कभी टेंशन की बात ही नहीं है, जो भी सॉल्यूशन आया उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के भी चेक कर लो, अपने आप चेक हो जाएगा कि आपका सॉल्यूशन सही है कि गलत। जैसे पहली इक्वेशन में मैं x y z को 1 डालूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, 3 + 4 7 - 1 6, हाँ राइट हैंड साइड भी 6। अच्छा दूसरी इक्वेशन में डालूं 1 + 1 + 1 3, सही है। तीसरी में 2 + 1 + 2 5, सही है।
तो जब भी आपको 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दिए तो आपको क्या करना है, कोई 2 इक्वेशन लेनी है, उसमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट की तरफ कर दो, ठीक। अब बचे हुए 2 वेरिएबल, वो तीसरे वेरिएबल जिसको आपने कांस्टेंट की तरफ किया है, बचे हुए 2 वेरिएबल उस कांस्टेंट की तरफ वाले वेरिएबल में निकल आएंगे। अब जो एक्स और वाई जेड की टर्म्स में लिखे हैं, आपने एक्स और वाई जेड की टर्म्स में निकाले, इस एक्स और वाई को उस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो जो अभी तक यूज ही नहीं हुई है, तो z आ जाएगा। अब उस z की मदद से x और y निकाल लो। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी 2 इक्वेशन लो और किसी एक वेरिएबल को, मान लो z को, कांस्टेंट की तरफ कर दो, तो x और y z की टर्म्स में आ जाएंगे। अब x और y को सब्सटीट्यूट कर दो उस इक्वेशन में जो अभी तक यूज नहीं हुई है, तो z निकल आएगा। और फिर इस z को आपने जो x और y इन टर्म्स ऑफ z निकाला है, x और y में सब्सटीट्यूट करो, x और y आ जाएगा। तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व करना सिखा दिया, जो बहुत आसान है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना सिखा दिया। 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया। और ये भी बता दिया कि 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सिस्टम है उसका कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट होगा, ये भी बता दिया, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी सॉल्व करना सीख लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब लीनियर इक्वेशंस इन मल्टीपल वेरिएबल अप टू 3 वेरिएबल आप बहुत आसानी से हैंडल कर लोगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं ध्यान दिला दूं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक भी है और चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पे हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।